हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह। आज का वीडियो जो आधुनिक भारत का है, आधुनिक भारत का एक संपूर्ण इतिहास का पार्ट 2 है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, जानकारी लेनी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। नादिर शाह का आक्रमण आपको पता है, मैंने बताया है पहले ही। वो कब हुआ था? वो हुआ था 1739, 1739 में। ठीक है। इस समय जो मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह। ठीक है, ए मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? अवध में जो मुगलों से अलग होकर एक स्वायत्त राज्य बना, उसका संस्थापक कौन है? सफदरजंग, शहादत खान, सुजाउद्दौला या आसफउद्दौला? इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न को का उत्तर होगा बी, अर्थात शहादत या सादत खान। एक्चुअली शहादत नहीं, सादत खान था। ये क्या नाम है? शहादत खान। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। ये अवध अवध अभी वर्तमान में बिहार के जो कर्मनाशा नदी है से लेकर उधर उत्तर प्रदेश में कन्नौज तक का क्षेत्र, बीच का पूरा क्षेत्र, ये अवध कहलाता था। ये बफर स्टेट के रूप में था दोनों के बीच में, मराठा और अंग्रेजों के। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय का काम किया था, यानी माँ के रूप में काम किया था। कैसे? यानी अंग्रेजों के शासन को पोषण का काम किया था इसने, अंग्रेजों के शासन को बढ़ाने का काम किया था इसने। इसका जो संस्थापक था वो सादत खान या इसी का दूसरा नाम था बुरहान उल मुल्क। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे? मगध के, हैदराबाद के, मैसूर के या विजयनगर के? आपको इस प्रश्न को बिना सोचे लगाना है, सी मैसूर, क्योंकि टीपू सुल्तान के बारे में हम सभी जानते हैं कि टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, उससे पूर्व उनके पिता हैदर अली मैसूर के शासक थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? यानी जब दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या वारेन हेस्टिंग्स? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ वो कब हुआ। तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ वो हुआ 1780 से 84 के बीच। ठीक है, इस समय जो भी गवर्नर जनरल रहा होगा वही इसका इस समय युद्ध में था गवर्नर जनरल वो। तो जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1784 से 1774 से 85 तक इनका कार्यकाल था। तो इस समय यही युद्ध मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध के समय थे। कौन? उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और कहा ये इसमें ये भी है कि 1782 में युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात हैदर अली जी का मृत्यु हो गई थी। हैदर अली जी दुनिया को छोड़ चले थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, तथाकथित काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना किस बात का उल्लेख करती है? ए, अंग्रेज कैदियों के सिर को काले नकाब से ढकने पर के लिए का उल्लेख करती है, या बी, 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद
जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। सी, अंग्रेज कैदियों को एक पैलेस में बंद करके रखने से संबंधित है। या फिर अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बिना खिड़की वाले कमरों में रखने से संबंधित है। इस प्रश्न को आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद करके रख दिया गया और उनमें से अधिकतर की मौत हो गई। ये एक तथाकथित घटना है। तथाकथित घटना का मतलब होता है उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता इस बात पे कि ये बात सही ही रही हो। ठीक है, और अगला प्रश्न देखने से पहले इसका हम थोड़ा डिटेल देख लें। काल कोठरी की जो घटना हुई थी वो पश्चिम बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई थी। कब? 20 जून 1756 में। और 1757 में क्या हुआ था आपको पता है? प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध से जस्ट पहले की ये घटना है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। और अगली चीज़ एक कि जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था और जिसमें से अधिकतर की मौत हो गई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक होल की घटना किस स्थान पर घटी? तो कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में, ढाका में या मुंगेर में? अभी हमने इससे जस्ट पहले देखा कि पश्चिम बंगाल में, लेकिन पश्चिम बंगाल के किस पर्टिकुलर स्थान पर घटी थी? तो वो हो जाएगा ए, कलकत्ता पे, जिसे आजकल हम कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1757 प्लासी के युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को याद रखने की घटना है। हमारे इतिहास का टर्निंग पॉइंट है वो। यहीं से अंग्रेजों ने भारत पे शासन करने की शुरुआत की थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? आपको बता दूं कि उस समय जो शासक था प्लासी के युद्ध के समय, वो सिराजुद्दौला थे शासक। और कहाँ ये शासन कर रहे थे उस समय? ये कलकत्ता वाले क्षेत्र में पूरे में शासन कर रहे थे। तो उनके साथ किसने विश्वासघात किया प्लासी के युद्ध में? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, अवध के नवाब ने। तो आपको दो चीज़ें पहले ही कट कर देनी चाहिए। हैदर अली हो नहीं सकते क्योंकि वो मैसूर में थे, और अवध के नवाब भी नहीं हो सकते क्योंकि वो अवध में थे। बाकी बचे ये दो लोग। इन दो लोगों में देख लीजिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा मीर जाफर हो जाएगा। ठीक है, मीर जाफर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया? यानी पंजाब का विलय कब किया ब्रिटिश ने? 1828 ईस्वी, 1831 ईस्वी, 1849 ईस्वी, 1856 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1800। देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1849 ईस्वी। सी, अर्थात 1849 ईस्वी, 1849। लॉर्ड डलहौजी ने इससे पहले गुजरात को जीता था और गुजरात युद्ध के बाद उसने 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया। 1849 में पंजाब को प्रशासनिक व्यवस्था में की जो है 3 भागों में उसको बांट दिया गया है। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था दे दी गई, हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व और चार्ल्स मैसन को न्याय व्यवस्था देकर अलग अलग व्यवस्थित कर दिया गया है वहाँ के प्रशासन को। और इसी के साथ ही पंजाब का विलय हो गया ब्रिटिश शासन में। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, किसी भी संस्कृति के जो अवशेष पाए जाएंगे वो वहीं पाए जाएंगे जहाँ वो संस्कृति, वो लोग पहले निवास कर चुके होंगे। तो आपको अगर कल का वीडियो आपने सही से देखा होगा तो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि पुर्तगालियों का पहला जो उन्होंने अपना अड्डा अपना बनाया, वो बनाया था कोचीन में। लेकिन वो कुछ ही समय के लिए कोचीन में रहे अपनी, फिर उन्होंने फैक्ट्री जो स्थापित की, अपना रहने का स्थान उन्होंने फिक्स किया, वो गोवा को कर लिया था। तो गोवा में वो लोग सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में भारत से जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। तो इतने लंबे समय तक उन्होंने गोवा को अपना केंद्र बना लिया। तो यहाँ पुर्तगाली संस्कृति का जो अवशेष मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? ए, अर्थात गोवा से। ठीक है, अगला 10वां प्रश्न है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसके बाद फ्रांसीसियों को भारत छोड़कर जाना पड़ा, यानी भारत छोड़कर चले गए? कौन सा युद्ध था? वांडीवास की लड़ाई,
बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या अड्यार की लड़ाई? देखो तो आपको दो चीज़ें मैं बता दूं कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो 23 जून 1757 को हुई थी, बक्सर की युद्ध 1764 को हुई थी। ये दोनों युद्ध जो हुए उसमें बंगाल वाला क्षेत्र शामिल था, तो फ्रांसीसियों से इसमें कोई मतलब नहीं था। बाकी बचे वांडीवास और अड्यार, इनमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा हो सकता है। इसमें जो है ए अर्थात वांडीवास के युद्ध जो हुआ वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई, और यहीं से अंग्रेजों का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, फ्रांसीसियों का भी एक टर्निंग पॉइंट, फ्रांसीसियों को भारत से जाने का और अंग्रेजों का भारत पर छाने का काम शुरू हो जाता है। अगला 11वां प्रश्न देखते हैं। भारत में यहाँ में होना चाहिए, भारत में पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? भारत में यानी पश्चिमी शिक्षा को शुरू कर किसने करवाया? पश्चिमी शिक्षा को शुरू करने का एक तात्पर्य ये था कि लोग पश्चिमी शिक्षा को पढ़ के उन्हीं की भाषा में अंग्रेजों को जवाब दे सकें। राजा राम मोहन राय जी, दयानंद सरस्वती जी, मैडम ब्लॉटवर्स्की जी या सर विलियम जोन्स? तो सर विलियम्स जोन्स है नहीं, मैडम ब्लॉटवर्स्की भी नहीं है, दयानंद जी हो ही नहीं सकते। इसका ए उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का उद्धारकर्ता या आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, तो 11वां प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न रिन्यूएशन? भारत जो पुनर्जागरण हुआ उसका जनक कौन है? स्वामी दयानंद जी नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी नहीं है, केशव चंद्र सेन जी नहीं है, राजा राम मोहन राय जी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। 13वां प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी सहजानंद जी, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद जी? तो राजा राम मोहन राय जी ही हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक या जनक। ठीक है, राजा राम मोहन राय क्या है? ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है, और राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी? आई थिंक 1775 के आसपास, 1875 के आसपास, एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन इस को आप देखिएगा, देख के कमेंट में आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर मतलब किस सन में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? मैडम ब्लॉटवर्स्की, हकीम अजमल खान, सर विलियम जोन्स, लॉर्ड मैकाले? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ए, मैडम ब्लॉटवर्स्की। मैडम ब्लॉटवर्स्की एक रूसी महिला थी जिन्होंने एक अमेरिकी सैनिक जनरल आलकाट के साथ मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी, और कुछ समय बाद ये भारत आकर भारत के तमिलनाडु में एक जगह है अड्यार, वहाँ पे इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक स्थापना की, या यहाँ पर उन्होंने उसका एक केंद्र खोला। तो इसका उत्तर ए, मैडम ब्लॉटवर्स्की हो जाएगा। 15वां प्रश्न है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? एशियाटिक सोसाइटी का श्रेय विलियम जोन्स को, लॉर्ड मैकाले को, महादेव गोविंद रानाडे जी को या सरोजिनी नायडू को? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ए, सर विलियम जोन्स को जाता है। भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है सर विलियम जोन्स को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, हकीम अजमल खान, एनी बेसेंट या ईश्वरचंद्र विद्यासागर? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे ए अर्थात केशव चंद्र सेन। याद रखने की चीज है, नया प्रश्न भी है, आप लोग याद रखिए। भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन। अगला 16वां 17वां प्रश्न देखते हैं।
गुलामगिरी पुस्तक किसकी रचना है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की, महात्मा ज्योतिबा फूले जी की, R.G. भंडारकर जी की, या महात्मा गांधी जी की? गुलामगिरी नाम की जो पुस्तक है वो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने लिखा है। तो इस पुस्तक के बारे में आप लोग कुछ पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसी है ये पुस्तक पढ़ने के बाद। और इस पुस्तक में निम्न वर्ग के गरीबी और उस सब का वर्णन किया गया है, आप लोग देखिएगा, उसको पढ़िएगा। 18वां प्रश्न है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से, स्त्री शिक्षा से, विधवा पुनर्विवाह से, या सती प्रथा से? तो आपको अच्छे से पता होगा शारदा अधिनियम आया था, उसका संबंध बाल विवाह से है। ठीक है, उसका संबंध किससे है? बाल विवाह से। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां, मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस्लाम को परिशुद्ध करना, इस्लाम में आधुनिक सोच को जगह देना, शिया सुन्नी को एक करना, या हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना? मुसलमानों द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया जिसे कहते हैं बहावी आंदोलन, और बहावी आंदोलन का एक बड़ा केंद्र पटना था। तो इसका जो उद्देश्य था वो अर्थात इस्लाम को परिशुद्ध करना। इस्लाम को परिशुद्ध करने से तात्पर्य है कि इस्लाम में आ चुकी, समय के साथ इस्लाम में आ चुकी बुराइयों को ख़त्म करके उसे मोहम्मद साहब के समय वाला इस्लाम बनाना, यानी मोहम्मद साहब के समय जैसा इस्लाम था उस तरह उसमें सुधार करना, उसी तरह बनाना। ये बहावी आंदोलन था, जो कि आज के समय में एक कट्टर आंदोलन, बहावी मुसलमानों का एक कट्टर संगठन माना जाता है और तमाम प्रकार की घटनाओं में लिप्त पाया जाता है। अगला 20वां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। याद रखने वाली चीज़ है, कब हुई आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई वो हम देख लेते हैं, बम्बई में, लाहौर में, नागपुर में, या अहमदाबाद में? तो आपको अच्छे से पता होगा या नहीं पता, तो आइए देख लेते हैं। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बम्बई में। डिटेल से आज देख लीजिए आर्य समाज के बारे में, जो कि आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक भी है। आइए देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई, जिसे आजकल हम मुंबई बोलते हैं। 1877 ईस्वी में इसका जो मुख्यालय है वो बम्बई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। तो इन्होंने क्या क्या 10 सिद्धांत दिए थे, देख लेते हैं। पहला सिद्धांत था, सत्य केवल वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। दूसरा इनका था कि वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। तीसरा, मूर्ति पूजा का विरोध किया जाना चाहिए। चौथा, अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध करना चाहिए। पांचवी चीज, कर्म सिद्धांत एवं आवागमन सिद्धांत का समर्थन होना चाहिए। छठी चीज इन्होंने बताया कि निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास होना चाहिए। सातवीं चीज, इन्होंने स्त्री शिक्षा में भी विश्वास किया और स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रयास किया। आठवें, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति भी इन्होंने दी और बाल विवाह एवं बहु विवाह का विरोध भी किया। बाल विवाह और बहु विवाह यानी अधिक विवाह नहीं करें और बच्चों की छोटी उम्र में शादी नहीं करें, इस चीज़ का भी विरोध किया। और अगली और अंतिम चीज़ है, हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का काम भी दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज ने किया। ठीक, आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने की थी? यह भी एक महत्वपूर्ण मिशन है, एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसके बारे में जान लेना आवश्यक है। दयानंद सरस्वती जी ने, केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, या स्वामी विवेकानंद ने? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी वहाँ जाने का उनको मौका मिला और उन्होंने वहाँ अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। और भाषण में भारत और हिंदू समाज और हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने जो महत्वपूर्ण भाषण दिया है उसका जो है ऑडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप लोग उस पर सुनिए और देखिए कि उनकी भाषा वाणी कैसी थी, कैसी ओजपूर्ण उनकी भाषा थी,
कैसी उनकी वाणी थी, उस चीज़ को आप लोग सुनिए। और वहाँ से लौटने के बाद तब इन्होंने 1893 वहाँ थे और 96-97 के आसपास इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न 22वां देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813 में, 33 में, 35 में, 1844 में। 1835 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति था, जिसे भारत में शिक्षा से संबंधित परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था। उसने भारत में अंग्रेजी को लागू करने का काम किया। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में शुरू करने का काम लॉर्ड मैकाले ने किया। लॉर्ड मैकाले कहता था कि मैं भारत में एक ऐसी पीढ़ी देखना चाहता हूँ जो शक्ल से तो भारतीय हूँ लेकिन दिमाग से अंग्रेज हूँ। तो उसने अपना काम कर गया और आज हम जिस भी आज हम समस्या से जूझ रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी के बीच जो झूल रहे हैं हम, वो उसी की देन है, लॉर्ड मैकाले की। आज हम हर जगह, हमारे यहाँ हर जगह इंग्लिश का ही प्रयोग हो रहा है, हर जगह अंग्रेजी का ही प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक हमारे न्यायालयों में हिंदी चलती ही नहीं है। अधिकतर न्यायालयों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सारा काम अंग्रेजी में ही होता है। ये चीज़ें उसकी देन थी और वो सफल हो गया अपने उद्देश्य में, हम हार गए। अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? यानी फंडामेंटल जो एजुकेशन है उसका विचार किसने सबसे पहले दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी जी ने, या दयानंद सरस्वती जी ने? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात महात्मा गांधी जी ने 1937 ईस्वी में वर्धा योजना प्रस्तुत की थी। वर्धा योजना प्रस्तुत की थी गांधी जी ने, और इस योजना के माध्यम से गांधी जी जो सिद्धांत देना चाहते थे वो हस्त उत्पादन का कार्य देना चाहते थे। यानी महात्मा गांधी जी चाहते थे कि बुनियादी शिक्षा कैसी हो, जिसमें हाथ से उत्पादन का कार्य हो, सब हाथों को काम मिले, और वो जो शिक्षा हो वो कैसी हो, 7 वर्ष तक शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा हो। शुरुआती 7 वर्ष शिक्षा का जो माध्यम हो वो मातृभाषा हो। ये वर्धा योजना थी 1937 की, महात्मा गांधी जी द्वारा। 24वां प्रश्न देखते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आगा यहाँ होना चाहिए आगा खां। क्या होना चाहिए? आगा खां। ठीक है, सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलवी शिबली, या सर सैयद अहमद खान? तो आपको अच्छे से पता है कि अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ आंदोलन दोनों का संस्थापक कौन है? वह है सर सैयद अहमद खान। अगला 25वां और अंतिम प्रश्न आज का देख लेते हैं। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सर सैयद अहमद खान, शौकत अली, या मोहम्मद अली? इन्होंने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात सर सैयद अहमद खान। शौकत अली और मोहम्मद अली ये 2 भाई थे और दोनों के दोनों खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना को आप सब जानते ही हैं, भारत के विभाजन में एक बड़ा रोल प्ले करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान की स्थापना करने वाले। और वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में वहाँ कायदे आजम मानते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। 25 प्रश्नों का संग्रह था आपके लिए, और वही प्रश्न रखे थे मैंने जिनका आपकी परीक्षाओं से सीधा संबंध है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार फिर से कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जो भी मैंने आपसे कहा वो चीज़ें बताएं। अपना स्कोर भी बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। ठीक है, आज के सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।